तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा, तो अपन ने एनर्जी वाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? एनर्जी, कि भाई किसी एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। तो किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है बेटा? E इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? एनर्जी है। अब हमने एक चीज बात हुई थी कि जब उसने कहा था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए ना तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता, ना ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करता है। अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा बेटा? इमिट करेगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? तो सिंपल सी कहानी की बेटा क्या है कि बेटा बैठ जा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, जिस तेरी मर्जी। क्लियर है? तो जब वो हायर से लोअर में आएगा तो क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो बेटा, देखो सिंपल सी कहानी कि वो कितनी इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन करेगा अगर अपन इस पे बात करें। क्लियर है? तो देखो बेटा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या कर रहा है बेटा? गेन। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो लूज। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा ई हमेशा किसके इक्वल है? ई फाइनल माइनस ए इनिशियल। बाकी में देखना ही नहीं है, हमें याद ही नहीं करना फॉर्मूला क्या है। क्लियर है? क्योंकि एक जनरली क्या होता है, बुक में लिखा रहता है ऊपर जाने का अलग, नीचे जाने का अलग। दो दो फॉर्मूले फिर समझ में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन n1 कौन n2 है ना। उसमें n1 n2 लिखा रहता है, n1 n2 का पर हम क्या करते हैं, ऑर्बिट का नाम भी 1 2 रखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है कौन n1 कौन n2। 2 से 1 में आ रहे हैं और नाम वहां n1 n2 रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे n इनिशियल n फाइनल, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इनिशियल क्या होगा बेटा? जहां से हम चले, फाइनल वो होगा जहां हम जाएंगे। अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये इनिशियल है, और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब इमिट हो रहा है। अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो क्या होगी बेटा? एब्जॉर्ब। और ऊपर से नीचे आता हूं तो इमिट। तो जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और बेटा नीचे से ऊपर जाऊंगा तो खत्म कहानी। इस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब इमिट और एब्जॉर्ब। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, यहां तक क्लियर है बेटा? तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या? ई फाइनल माइनस है इनिशियल। तो अब हमें पता है बेटा फाइनल, अगर मुझे फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है सेम ही एटम के लिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? -13.6 Z² अपॉन n² फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है बेटा? -13.6 Z n²। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और मैं बाहर कॉमन ले लूंगा -13.6 Z²। तो अपने आप ही क्या आ गया? 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n है। अब अपना फॉर्मूला सिंपल है, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो तुम क्या कहते हो कि सर -13.6 Z² अपॉन n²। अब डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस तो फाइनल माइनस इनिशियल तो निकालते हैं, तो अलग से याद करने की क्या ही, बोलो कोई दिक्कत है? n1 n2 कंफ्यूज करते हैं, कहीं को n1 n2 हमें पता है फॉर्मूला क्या है, n² कहता फाइनल माइनस इनिशियल, तो n फाइनल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और यही फॉर्मूला बेटा बाकी अपन 5 4 फॉर्मूले पढ़ जाएंगे, लेकिन आज की क्लास में वो याद रहेंगे, इवन मॉड्यूल करोगे तब तक भी याद है। लेकिन 2 महीने बाद वो एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा। तुमने सबने एग्जाम में पता है कि एग्जाम से पहले तो डिवीजन होते हैं, इस चैप्टर का बिल्कुल नहीं करके जाओगे तुम। क्लियर है? इसलिए ऐसे चैप्टर्स पे क्या बेटा, फॉर्मूलों पे ज्यादा फोकस है। बस कम फॉर्मूले, ज्यादा फॉर्मूले मत बनाओ, एक दो फॉर्मूले को पढ़ो, क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा तो भी कोई गारंटी नहीं है, और आएगा तो आसान सा ही आता है, कोई बहुत तोप खा क्वेश्चन तो आता नहीं है। क्लियर है? और फॉर्मूला 1 मिनट में बना लेते हैं, टाइम इतना हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा याद नहीं रहता। क्योंकि आगे अपन जब पढ़ेंगे, जैसे अपने कहा कि कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट लिथियम 2+ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो बड़ा सिंपल सी कहानी, इसने क्या कहा कि ग्राउंड स्टेट, पहले तो लिथियम 2+ है, तो लिथियम 2+, उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ बेटा? 3, तो जेड की वैल्यू तो मिल गई। अब बेटा वो क्या कहता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू क्या हो गया? 1। ग्राउंड स्टेट ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है बेटा। जैसे हम अगले चैप्टर पीरियोडिक में जाएंगे, उसको ग्राउंड स्टेट पर n इक्वल टू 1 नहीं होगी, उसमें सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा गया हो। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ग्राउंड स्टेट हमेशा क्या होती है? n इक्वल टू 1। तो ये मेरी ग्राउंड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड मतलब कौन सा ऑर्बिट? 4 ऑर्बिट। अच्छा बेटा 4th ऑर्बिट, बोलो कोई दिक्कत है? हमें क्या निकालना है बेटा? एनर्जी निकालनी है। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? -13.6 Z²। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नो, एन फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16, और एन इनिशियल का स्क्वायर कितना हो गया? 1। सोल्व कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत? आंसर कैसा आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि अंदर से नेगेटिव आएगा, अपने मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा?
डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। फिर हमसे क्या पूछता है, फाइंड आउट वेवलेंथ, कि इसमें वेवलेंथ देखो बेटा हमेशा क्या पॉजिटिव में लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, पॉजिटिव में। कि सर यहाँ अगर मैं डेल्टा ई तो नेगेटिव आएगी, भाई यहाँ जो डेल्टा ई आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन ये तो नेगेटिव साइन सिर्फ रिलीज को बताता है, लेमडा तो बेटा लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव, कि सर एनर्जी नेगेटिव, अरे वो तो नेगेटिव साइन रिलीज और एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में? तो भाई सिंपल सी कहानी है कि डेल्टा ई की जो वैल्यू है, अगर मुझे डेल्टा ई पता लग गया कि डेल्टा ई इतना है, मुझसे का, सॉरी ये तो पॉजिटिव आ गया था, सॉरी मैंने लिख दिया गलती से, सॉरी। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, अंदर से नेगेटिव आया तो अब सिंपल सी कहानी है बेटा कि अपने पास अगर मैं आया तब की बात है, अगर नेगेटिव भी आया तो हमें कोई लेना देना नहीं। अब डेल्टा ई मेरे पास आ गया तो मेरे को वेवलेंथ निकालने को टेंशन है नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा ई इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉन। इससे जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, और यहाँ डेल्टा ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी हम इसी से चलेंगे, बाकी हमें एच सी अपॉन लैम्डा से सोल्व करने की जरूरत है नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे तो मुझे कोई टेंशन नहीं, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, सोल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वन है बेटा, फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट। तो फोर्थ एक्साइटेड मतलब कौन सा बेटा, 5, और बेटा फर्स्ट सेकंड। क्वेश्चन में डाटा रखो, सोल्व करो। अब बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन का क्या बनाना है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम। कि बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, अच्छा बात नहीं कि अगर अपन बात करें कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, तो हाइड्रोजन के लिए बनाना है। इवन ये हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, अपने को सिर्फ किसके लिए बनाना है, हाइड्रोजन एटम का है, हाइड्रोजन लाइक का भी नहीं बना रहे अपन, सिर्फ किसका बना रहे हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन लाइक का अलग बनेगा क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, अलग। तो हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, ऑर्बिट दोज हैव लोवेस्ट एनर्जी प्लेस टू एट ए बॉटम, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे नीचे रखेंगे। ऑल अदर ऑर्बिट हैविंग हाईएस्ट, क्या लिखा है, हाइट, हायर लिखना चाह रहे, हायर एनर्जी प्लेस्ड अबव, बट जिनकी एनर्जी हायर होगी उनको क्या रखेंगे बेटा, ऊपर रखेंगे। अब जो बेटा ध्यान से कि अगर मैं एनर्जी वाइज इन सबको सेट करने की कोशिश करूं, तो अपने को पता है बेटा कि हाइड्रोजन एटम है, तो जो ई की वैल्यू है वो क्या है बेटा, -13.6, जेड स्क्वायर कितना, 1 अपॉन एन स्क्वायर। जो एनर्जी है वो एन के साथ चलेगी। अब जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो बताओ एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव में घट रही है, नेगेटिव में घट रही है तो एनर्जी बढ़ना ही बोलूंगा। एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो बताओ एनर्जी एन के प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोले, एन के क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे ना, साइन दिख रहा है ऐसे इनवर्सली है। हाँ मैग्नीट्यूड में बोल सकते हैं इनवर्सली, मैग्नीट्यूड में क्या है, इनवर्सली। ऐसे तो एन बढ़ने के साथ एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। बोलो कोई दिक्कत है? तो हमने सबसे पहले एन इक्वल टू 1 पे निकाला, एन इक्वल टू 2 पे निकाला, एन इक्वल टू 3 पे निकाला, तो n इक्वल टू 4 पे, फिर n इक्वल टू 5 पे, इस तरह से अपन 100 निकालते गए। तो हमने एक चीज देखी बेटा कि पहले दो ऑर्बिट के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। फिर बेटा हमने देखा कि सेकंड और थर्ड के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1.9 का। फिर डिफरेंस कितने का है, फिर तो हमने देखा कि दो जो कंटिन्यूअस एलिमेंट है उनके बीच में क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, मतलब ऑर्बिट पास आती जा रही है। मतलब शुरू वाले ऑर्बिट, अगर ये पहली ऑर्बिट है तो ये दूसरी ऑर्बिट है, दूर है। फिर तीसरी ऑर्बिट कुछ पास आ गई, सर्कुलर होती है ना। चौथी ऑर्बिट है, मतलब बाद वाली ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा, कम। अब वो एनर्जी नहीं, हर चीज का डिफरेंस कम होगा, रेडियस वेडियस सबका ही, मतलब शुरू वाली ऑर्बिट दूर दूर है, बाद वाली ऑर्बिट क्या है बेटा, पास पास। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? अब जो बड़ा ध्यान से, तो अगर मैं एक चीज और देखूं कि मुझे अगर n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट जाना है, तो 1 से इनफाइनाइट अगर निकालना है इसको, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, फाइनल कितनी है बेटा, 0। इनिशियल कितनी है, -13.6, और डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला अपना फिक्स है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, कितना आएगा बेटा, 13.6। क्या आएगा बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है? हमें कितनी एनर्जी चाहिए बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो नेक्स्ट वन, कि अगर मुझे सेकंड से निकालना है तो कितने चाहिए, 3.4, और फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितने का है, तो सोच के देखो, फर्स्ट से सेकंड जाना है महाभारत है, सेकंड से लेके अंत में जाना 3.4 ही। तो आपसे पूछे कि एनर्जी डिफरेंस कब ज्यादा है, 1 से इनफाइनाइट या 1 से 2, 1 से इनफाइनाइट।
ऐसे मत कहो, यही गलती करते हो कि क्लास में पढ़ाते समय अपन बोल देते हैं कि बेटा 1 से 2 कितना बड़ा डिफरेंस है, कि 2 से इनफाइनाइट से बड़ा है, तो बच्चे के सेट, अरे 1 से इनफाइनाइट में तो ये भी तो काउंट होगा भाई, अगर 1 से इनफाइनाइट जा रहा हूं तो 13.6 है। हाँ 1 से 2 है ना, वो बाकी सबसे बड़ा है, बाकी सबसे बड़ा है। 1 से, अब मुझसे कोई पूछे 1 से 2 और थर्ड से इनफाइनाइट, तो भी 1:2। क्लियर? मुझे बाकी किसी का पूछे, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अगर 1 से इनफाइनाइट और 1 से 2 पूछा तो 1 से इनफाइनाइट, 1 से 7 और 1 से 2 में 1 से 7, 1 से 7 में तो 8 होगा ही ना भाई, 1 से कहीं से जाओगे तो वो फिर समझा देंगे। ये कहानी समझ में आई बेटा? तो बेटा ये एक चीज है कि बड़ी सिंपल सी कहानी, क्या ये जो ऑर्बिट है, क्या इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस सेम है क्या? कि सर एनर्जी डिफरेंस सेम है, और प्लस ये क्वांटाइज है, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। सारी वैल्यूज क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है नहीं है, यहाँ पे कुछ ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिट में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में। मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो यहां रहना पड़ेगा या यहाँ, बीच में नहीं रह सकता। जैसे अगर अपन बात करें इस बिल्डिंग में, अगर तुम या तो इस फ्लोर पे रहोगे या फिर सीधा छत के ऊपर जाके रहोगे, बीच में हवा में तैरते हुए नहीं रह सकते। कोई कहे सर मैं रस्सी बांध लो तो बात अलग है, पर रस्सी वैसे नॉर्मल तरीके से बात करें, तुम कहाँ रहते हो जनरली? यहाँ घूमते हो, फिर छत के ऊपर जाके उसके ऊपर घूमते हो, बीच में थोड़ी घूमते हो हवा में कहीं पे। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में यहाँ मिलेगा या फिर सीधा ही यहाँ मिलेगा। अब किसी वो ऐसे चला कैसे जाता है? इसे टनलिंग बोलते हैं। जो अपन पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। जैसे अपन टनल बनाते हैं तो पहाड़ को बीच में से निकल के चले जाते हैं ना, अपन पहाड़ को क्रॉस थोड़ी करते हैं कभी, टनल बना के निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एक टनलिंग इफेक्ट होता है जिसमें वो क्रॉस करता है। क्वांटाइजेशन क्वांटम में पढ़ते हैं, सब में होता है। इलेक्ट्रॉन को भी टनलिंग इफेक्ट की कहानी, एक ऑर्बिट में जा रहा है, पर अपन पढ़ते नहीं अभी है ना, कि भाई एक ऑर्बिट को ऐसे मूव कैसे कर जाता है। वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात है, बाद में बात करेंगे। मतलब बाद में क्या, कभी बात ही नहीं करेंगे तुमसे इस बारे में। मतलब अभी अपने पर पढ़ते हैं इसको ना, अपन तो क्वांटम पे रहते हैं, इस मतलब नॉर्मल बोहर पे रहते हैं। क्या चीज समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि अगर अपने से पूछे व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, ये तुम निकाल दोगे सर, कोई नहीं ऐसे लिखवा दिया क्वेश्चन का क्या ये। अब देखो बेटा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स, अब हमसे क्या होता है बेटा, वो क्या करवाता है? कंपैरिजन करवाता है। क्या करवाता है? कंपैरिजन। जैसे अभी मैंने करवाया 1 से 2 और 1 से 7 में, तो मैं अभी तो 1 से वाला तो रट गया। अब मैं बोलूं 2 से 4 और 3 से 7 या 3 से 9, ठीक है। अब ये इसीलिए अपन थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या करना है। जो अपना एनर्जी, जो अब जो अपन सिखा रहे हैं ना, मेरी जो ट्रिक है कि भाई एनर्जी डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आपको लिखे हुए कि 1 से 4, 1 से 7, 2 से 9, 4 से 11, इस तरह से क्वेश्चन लिखाएगा कि किस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, या वेवलेंथ डिफरेंस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा है। उन क्वेश्चनों के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो देखो पहले मुझे बात करनी है, दिस ट्रिक इज, क्या लिखा है सर, वो लोअर टू हायर, मतलब ये जो ट्रिक है ना, जो नीचे से ऊपर जाने वालों के लिए। मैं ऊपर से नीचे वालों को सिखा, अभी अपन ने किसकी बात की थी? लोअर से हायर एनर्जी में जाने के लिए। कि सर उसकी उल्टी याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे, उसकी ट्रिक याद करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज पता है बेटा, कि अगर बेटा यहां से यहां जाना 10.2 है, तो यहां से यहां आना भी तो 10.2 ही है। साइन नेगेटिव में तो कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो मुझसे तो डेल्टा ई का मुझसे पूछता है डिफरेंस, तो ऑर्डर पूछ रहा है डिफरेंस में फिर साइन क्यों देखो, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो बात तो आंसर तो वही है ना। वो पूछेगा किस में ज्यादा एनर्जी, उसमें बोलेगा रिलीज, इसमें क्या बोलेगा? एब्जॉर्ब। भाई यहाँ किस में ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, उसमें किस में ज्यादा रिलीज हुई। तो अब जो बड़ा ध्यान से हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, दो ट्रिक है, दोनों को अपन समझते हैं। आपको क्या करता है, वो पूछता है ई मैक्सिमम। क्या पूछता है? मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। आपको पता है जहां एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वही फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा। बोलो कोई दिक्कत है? और जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मैक्सिमम हुआ, वहां लैम्डा अपने आप ही और म्यू बार भी मैक्स, लैम्डा का उल्टा ही होता है। तो भाई ये तीनों जहां मैक्स होंगे वहां ये मिनिमम होगा। अपन तो एनर्जी का पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रहे बेटा कि अगर आपको एनर्जी क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो इनिशियल मिनिमम होना चाहिए। इनिशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम। और फाइनल है खत्म कहानी। इनिशियल बहुत नीचे, फाइनल बहुत है, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। लेकिन पहले इनिशियल देखना है, जब इनिशियल सेम हो जाए तो फाइनल देखना है। पहले आप फाइनल देखोगे नहीं, आप सिर्फ इनिशियल देखोगे, जिसका इनिशियल मिनिमम वही आंसर। लेकिन दो ऐसे आ जाए जिनके इनिशियल सेम है,
फिर फाइनल देखना मैक्सिमम किसका है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगर आपको एनर्जी मिनिमम देखनी है तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही फोकट में मिनिमम हुआ, और जहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम वहां लेमडा, तो बेटा वहां म्यू बार भी क्या होगा, मिनिमम। बोलो कोई दिक्कत है। देखना कैसे है बेटा, इनिशियल मैक्सिमम होना चाहिए। इनिशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आपको सबसे पहले देखना है किसका इनिशियल मैक्सिमम, एक का 2 एक का 4, इनिशियल मैक्सिमम किसका 4। अगर इनिशियल सेम आ जाए तो आपको जो फाइनल देखना है ना, वो अब की बार ऐसे देखना नियर बाई इनिशियल। किस नियर बाई इनिशियल मतलब, जैसे मेरा इनिशियल 6 था तो 7 और 8, तो 6 से 7, 6 से 8, तो बताओ 7 वाला नियर बाई है, 7 वाला क्या है, नियर बाई। आगे बात समझ में। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ मैक्सिमम एनर्जी कैसे देखोगे कि सर मैक्सिमम एनर्जी देखेंगे इनिशियल मिनिमम फाइनल मैक्सिमम, और मिनिमम कैसे देखोगे, इनिशियल मैक्सिमम फाइनल नियर बाई। देखो इसे क्वेश्चन करते हैं, अभी सामने आ जाएगा, तो आंसर टिक लगे हुए पड़े, तुम बता ही दोगे देख के। तो देखो बड़ा ध्यान से, जैसे एनर्जी विल बी मैक्सिमम, कह रहा है एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। तो देखो बड़ा ध्यान से बात करें, तो पहला हमारा काम क्या है, मिनिमम देखना। मिनिमम क्या देखना है, मिनिमम। उसने एनर्जी मैक्सिमम पूछी है, 2 3 2 3, तो ये दो कट के, इन दो की इनिशियल क्या मिनिमम है, फिर इनिशियल सेम आगे तो फाइनल मैक्सिमम, इसका फाइनल मैक्सिमम है, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, वरना अपन रट रट करके सोल्व करना पड़ता भाई। डिफरेंस क्योंकि इक्वल डिफरेंस तो है नहीं कि एक साथ बोल देंगे कि 2 से 4 ही बड़ा ही होगा। इसी तरह से बेटा इसमें अगर अपन बात करें तो एनर्जी क्या देखनी है बेटा, मैक्सिमम, तो इनिशियल क्या देखना है, मिनिमम। इनिशियल 3 4 5 7, बस आगे फाइनल देखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह इसमें देखना है 2 1 4 1, तो बेटा ये दो तो क्या हो गए बेटा, गलत हो गए, क्योंकि अब इन दोनों का इनिशियल क्या मिनिमम हो गया, तो फाइनल मैक्सिमम। आगे समझ में। अब कई बार जो हमसे गलती होती है 1 से 2 वाले पे हो जाती है, क्योंकि क्लास में सुनते रहते हैं कि 1 से 2 बहुत बड़ा है, 1 से 2 बहुत बड़ा है, लेकिन 1 से इनफाइनाइट से बड़ा थोड़ी है, होगा बड़ा अपने घर पे। क्लियर है। इसी तरह हमसे पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, कह रहा है वेवलेंथ काम मैक्सिमम होगी। क्लियर है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम पूछ लिया तो सिंपल सी कहानी है, जहां एनर्जी क्या हो बेटा, मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम का रूल क्या, इनिशियल क्या होना चाहिए, मैक्स, और फाइनल है नियर बाई। तो बेटा मुझसे क्या देखना, इनिशियल मैक्स देखना, 6 4 6 3, तो ये दो कट गए, तो अब बच गए दोनों, 6 6। अब बेटा 6 से 7 6 से 9 6 से 7, ये फाइनल क्या देखना, नियर बाई। इसमें बेटा एनर्जी मिनिमम है और लेमडा मैक्सिमम। इसी तरह से हमसे पूछते हैं 2 से 7, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, 3 से 10, 4 से 12 है। अब बेटा हमें क्या देखना है, इनिशियल क्या देखना है, मैक्स, 2 1 3 4, फाइनल देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारी बात समझ में। जैसे इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और होगा, एक सेकंड नीचे लिखा के देखता हूँ, वरना खुद से पूछना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन, क्वेश्चन लिख लो, चलो एक कॉपी में तुम्हें काम करो, विच वन एब्जॉर्ब हाईएस्ट एनर्जी, सॉरी विच वन एब्जॉर्ब नहीं, विच वन रिलीज हाईएस्ट एनर्जी, सॉरी। हम विच वन रिलीज मैक्सिमम एनर्जी, देखो ये तो वैसे गलत हो गया बेटा, ये दोनों तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है इस क्वेश्चन की, ये दोनों तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मुझसे तो रिलीज पूछा है। अब मुझे बड़ा इन दो का पूछा, ध्यान से आप सुनो ध्यान से। अब बड़ा समस्या क्या है कि मुझे दोनों दिए, लेकिन मैंने तो बेटा आपको ऊपर से नीचे आना सिखाया ही नहीं है, नीचे से ऊपर जाना सिखाया है, और जब तो ऊपर से नीचे आने के, तो यहाँ इनिशियल गड़बड़ हो जाएगी, तो एक काम करो इसे उल्टा लिख लो, 5 से 7, 3 से, ऐसे लिख दो भाई, मैग्नीट्यूड कंपेयर तो कर दूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5 से 7 में जाना ज्यादा एनर्जी है कि 3 से 8, क्योंकि इनिशियल मिनिमम यहाँ पर है, तो यहाँ एनर्जी अगर ज्यादा अब्जॉर्ब हो रही है तो फिर 8 से 3 में आने में ज्यादा रिलीज होगी। बोलो कोई दिक्कत है। तो क्या करो बेटा, इसको पढ़ो और इसे क्या कर दो, टिका दो।
बस ये गलती इस क्वेश्चन में होती है, क्योंकि वो रिलीज पूछे। अभी देखो मैंने 2 बार बोले, क्वेश्चन चेंज भी करवाया, वहां चेंज नहीं होता, वहां से तो देखते हो एनर्जी मैक्सिमम कह रहे मास्टर ने पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन देख। रिलीज पढ़ लेना बेटा, रिलीज बहुत जरूरी है पढ़ना ना। रिलीज बोला है कि एब्जॉर्ब, अगर एब्जॉर्ब पूछा तो 2 कट जाते, बच जाते। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अब जब आराम से पता लग जाएगा तुम्हें, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से लिखाएगा अलग से, एनर्जी 3 ही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट में अपने पास जनरल टर्मिनोलॉजी है ना, तो ग्राउंड स्टेट अपने को पता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ग्राउंड स्टेट कौन है, n=1। n=1 हमारी क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या है बेटा, कि ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी सब क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। स्टेट के लिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, कि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट प्लस है 1। अगर वो बोले 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब 6 ऑर्बिट, और 7th ऑर्बिट मतलब 6 एक्साइटेड स्टेट, उल्टा सुल्टा चलता है। अब बेटा हमसे पूछेगा, देखो अब ये टर्मिनोलॉजी है, इनके फॉर्मूले है ना, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आधे खुद से याद हो जाए तो बढ़िया बात है। जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी देखो अपन कई देर से पढ़ रहे हैं, कल भी मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था, पीरियोडिक में फिर से पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन को, भाई अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, भाई वो किसी ऑर्बिट के अंदर है, तो किसी ऑर्बिट में जो वो है, तो उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। मतलब किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम, तो इतनी तो दो ही, इससे ऊपर वाली से कोई फर्क है भाई, उसे बाहर निकालना ही आयोनाइजेशन है। उसके बाद वो क्या करता है, वो आयोनाइजेशन है, उसके बाद बची हुई एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो, किसी में कन्वर्ट हो, मुझे को लेना देना, उसे मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं। तो मुझे बाहर निकालना है, तो देखो बेटा बाहर निकालने का मतलब क्या होता है भाई, एक एटम के लिए बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, कि भाई उसे इनफाइनाइट पे ले जाओ, इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाओ बेटा, इनफाइनाइट। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले गए, मतलब ऑर्बिट से बाहर हुआ, एटम से क्या हो गया बेटा, बाहर। तो मतलब क्या हो गया, हमारी नई डेफिनेशन क्या हो गई, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, क्योंकि ये वाले डेफिनेशन तो अपन लास्ट क्लास में लिख ली थी, तो एक नई डेफिनेशन और ले लेते हैं, कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे पता है कि इनिशियल क्या है बेटा मेरी, कहां से ले गए बेटा, ग्राउंड स्टेट से, तो इनिशियल कितना है 1, फाइनल कितना है, फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, एन फाइनल का स्क्वायर माइनस है इनिशियल कितना है 1 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, +13.6 है। और देखिए प्लस अपने आप आ गया, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी देनी है, एब्जॉर्ब करेगा तभी बाहर निकलेगा, अपने आप प्लस आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 13.6 जेड है स्क्वायर, जेड की वैल्यू देखो निकालो सब क्या आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन इससे मैं हीलियम एटम की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकाल सकता, हीलियम प्लस की। हमारी बात में हाइड्रोजन लाइक कभी गलती मत कर लेना कि हीलियम एटम की निकाल दो, कई बार भूल जाते हैं। कर हीलियम का मास्टर ने पढ़ाया था 13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल देते हैं, हीलियम प्लस की, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बनता है। आगे बात में, आगे बात में, तो बेटा n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट में जाना है क्या है, आयोनाइजेशन। ग्राउंड से जाना, बाकी कहीं से भी जाना आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, बस डेफिनेशन फिक्स है, 1 से इनफाइनाइट, 1 इलेक्ट्रॉन लाइक सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर आपने सेकंड से भेज कर सर सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही नहीं है, मुझे क्या मतलब, उसकी डेफिनेशन अलग होगी, कहानी अलग होगी। नेक्स्ट वन आता आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये सबसे गंदी चीज है। वो डेफिनेशन तो यही हुई ना भाई, एटम तो आइसोलेटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी आइसोलेटेड एटम के गैस, बोलो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाना बेटा, इनफाइनाइट में। तो वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोलेंगे ना अपन, तो अब उसमें क्या होगा, फिर अपन ग्राउंड नहीं बोलते, उसमें ग्राउंड का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही है कि ले जाना तो उसको भी बेटा अपने ग्राउंड से कहां है बेटा, इनफाइनाइट में, लेकिन उसकी ग्राउंड n इक्वल टू 1 है, नहीं होगी हमेशा n इक्वल टू 1 उसकी गारंटी। ये तो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए बने, हीलियम हीलियम के लिए तो नहीं होगी। आगे बात समझ में। अब जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, जब अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर सेम होता है। अपन पूछते हैं कि भाई इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखो, और वही उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक पोटेंशियल है, एक एनर्जी है।
तो देखो हमें पता है कि किसी एनर्जी क्या है बेटा, किसी चार्ज पार्टिकल पे जो अपन बात करें तो किसी चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज। कि किसी चार्ज पे आप कितना वोल्टेज लगाते हो उससे क्या जनरेट होती है बेटा, एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो अब सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे बेटा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगानी है, तो कितना वोल्ट का पोटेंशियल लगाओ? क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो कितना वोल्टेज लगाना चाहिए बेटा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए? 50 वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करने के लिए 200 के लिए, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो मुझे बेटा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, मैं कहूं कि मुझे अगर बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए तो कितना वोल्टेज लगाऊं? कि एक इलेक्ट्रॉन पे आप 13.6 वोल्ट का क्या लगा दो बेटा, पोटेंशियल लगा दो। बोलो बात क्लियर है? अगर बेटा मुझे 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो कितना पोटेंशियल लगाऊं? तो क्या ये 54.4 वोल्ट और ये दोनों सेम चीजें हैं क्या? नहीं सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है बेटा 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, कुछ और बन जाएगा ये। अरे बात सुनिए, तो मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ ना इक्वल से, ये एनर्जी और ये वोल्टेज है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन एटम है, अगर अलग अलग एटम लूं मैं, तो अपने पास अगर अपने पास एटम लूं, हाइड्रोजन लूं, हीलियम लूं प्लस लिथियम प्लस लूं 2 प्लस, तो मुझे हाइड्रोजन के लिए बेटा कितनी एनर्जी चाहिए, जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसमें जेड की वैल्यू 2 तो 54.4, और इसमें एन की वैल्यू 3 तो कितना आ जाएगा 122 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जनरेट कब होगी, जब मैं 13.6 वोल्ट का क्या लगाऊं, वोल्टेज। इसमें कब लगाऊं बेटा इतना वोल्टेज, और इसमें इतना वोल्टेज लगाऊं, तब हमें क्या होगी बेटा, ये एनर्जी क्या मिलेगी, हमें मिलेगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया कि वो मिनिमम एनर्जी, सॉरी वो मिनिमम पोटेंशियल जिसको लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या आ गया बेटा बाहर। क्योंकि बेटा इतना पोटेंशियल लगाते हैं इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को गेन करने के लिए लगाया गया पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। आगे बात समझ में? तो आपको इसको सोल्व करने के लिए अलग से कोई जरूरत है, आपसे पोटेंशियल पूछे तो आप एनर्जी निकालना, ई भुला देना, ये भुला दो आंसर हो गया। ऑर्डर पूछेगा कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, यही है। पोटेंशियल का ऑर्डर भी क्या है, यही है। ई का तो फर्क है, ई तो सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? दोनों चीजें क्लियर हुई? अब देखो बड़ा ध्यान से, तो जैसे मुझे आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, सेम आई, तो अपने पास क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। कि भाई पोटेंशियल, वही बात है, पोटेंशियल लगाओ तो एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। क्लियर? और करना क्या है बेटा, हमें कुछ नहीं करना बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी। वर्क फंक्शन बेटा क्या होता है, सॉलिड के लिए होता है। किसके लिए होता है, किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उस वक्त मेटल सॉलिड होता है। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, गैस है तो एनर्जी, लेकिन एक के भाई गैस से निकालना है, और एक में क्या है बेटा, मेटल से निकालना है। आ रही बात में? दोनों को अलग अलग डिफाइन किया, क्योंकि बेटा गैस से निकालना अलग फिनोमिना है, मेटल से निकालना, सॉलिड से निकालना अलग फिनोमिना। तो अब कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वर्क फंक्शन आयनाइजेशन एनर्जी को सेम मान रखा होता है, जबकि दोनों सेम है। बट डेफिनेशन आपने अगर नाम रखा है तो दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन एक गैस से निकालना रह के मेटल से निकालना है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा वर्क फंक्शन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, किससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मेटल से। आगे बात समझ में? नेक्स्ट होना बेटा एक्साइटेशन एनर्जी, क्या है बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। अब जो बेटा वन से इनफाइनाइट जाना तो आयोनाइजेशन है, वन से इनफाइनाइट जाना। अब वन से जाना भी ग्राउंड से, लेकिन ग्राउंड से किसी एक्साइटेड में जाना एक्साइटेशन एनर्जी, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वन से इनफाइनाइट आयोनाइजेशन, वन से किसी एक्साइटेड में जाना एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या हो गया बेटा, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाना। तो मतलब वन से किसी में भी जाओ बेटा, बस इनफाइनाइट नहीं जाना। कहां नहीं जाना, इनफाइनाइट नहीं जाना। अब कि सर यहाँ पे फिर से ये आती है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, में तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। जैसे मैंने कहा सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब सेवंथ एक्साइटेड ऑर्बिट में जाना है। अब कुछ बोलो ही, मतलब आप सीधा बोलो सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी, सेवंथ एक्साइटेड ऑर्बिट में जाना है, मतलब 8 ऑर्बिट अपने आप ही हो गया।
इसके लिए फिर अलग से मत करो एक्साइटेशन एनर्जी प्लस वन, ऐसा कुछ नहीं। वो अगले ने कहा 15वें एक्साइटेशन एनर्जी का, अच्छा 15वें एक्साइटेड स्टेट में जाना है, मतलब 16 जाना कहां से, वन से। मतलब अब की बार इनिशियल फिक्स है, आइनेशन में फाइनल क्या था, फिक्स, और अब की बार इनिशियल क्या है बेटा, फिक्स। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसमें अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये जो फॉर्मूला है याद करने की जरूरत नहीं है ना, अपन बना लेते हैं एक बार कि भाई डेल्टा ई इक्वल टू क्या है बेटा, -13.6 z²। अब बताओ क्या फाइनल यहाँ फिक्स है क्या कि नहीं सर, फाइनल सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, तो मैंने फाइनल को एन फाइनल लिख दिया और इनिशियल को क्या लिख दिया, -1। बोलो कोई दिक्कत है? एन फाइनल की वैल्यू रखेंगे, कोई सब निकाल लेंगे। मुझसे उसने कहा कि सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है, तो सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है मतलब फाइनल कितना था बेटा, 8। यहाँ इनकी वैल्यू 8 रखूंगा, डेल्टा ही निकाल दूंगा। और कई बार मुझसे क्या होता है, डेल्टा मुझे कहता है सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है, तो डेल्टा ई पता है, सेवंथ एक्साइटेशन एनर्जी मतलब सेवंथ एक्साइटेड स्टेट मतलब 8 ऑर्बिट, तो यहाँ ऑर्बिट का नंबर लिख दूंगा 8, जेड पूछ लेंगे। हाँ दोनों फिक्स थे, वन से इनफाइनाइट। क्लियर है? यहाँ अब इनिशियल तो क्या है बेटा, वन है, फाइनल क्या है बेटा, फिक्स है नहीं है। क्या क्लियर हुई बेटा? अब वहां बड़ा मल्टी सेल लगाता है, तो वो बालक से जब लिखा जाएगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉन पे चलेंगे। वहां बड़ा ग्राउंड स्टेट नहीं होता ना, वहां तो सेकंड थर्ड फोर्थ सब में ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन केवल वन में, बाकी में तो और इलेक्ट्रॉन रखना अलाउ ही नहीं है ना। क्लियर है? बाकी जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो फिर ये ग्राउंड हो जाएंगे, वो एक्साइटेड हो जाएंगे, तब कहानियां पलटेंगे। तो आपको क्वेश्चन पहचानना है एटॉमिक का है कि पीरियोडिक का है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन बड़ा, फाइंड आउट थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। तो थर्ड लिथियम 2+, जेड की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन फाइनल 4, फाइनल की वैल्यू रखेंगे, सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट वन बेटा, ये तो निकाल दोगे, ये तुम खुद से कर लेना। नेक्स्ट वन है एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्वेश्चन है 3-4 कर लेना ना। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या, एक्साइटेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए लगाया गया पोटेंशियल। आगे समझ में, तो अगर मान लो आपकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितना वोल्टेज लगेगा, 10.2 वोल्ट, 10.8। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन आता है बेटा सेपरेशन एनर्जी, इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है बेटा, नाम नाम खेल रखा है। अब तो बेटा है कुछ नहीं, वही कहानी है, अगर नाम ना रखता तब भी हमें पता था क्या ये। अब बेटा अगर अपन बात करें कि बस सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, क्लियर है, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल सी कहानी है बेटा, देखो ध्यान से कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से रिमूव करो, ले जाना इनफाइनाइट में, मतलब ग्राउंड को छोड़ के कहीं से ले जाओ। पहले था कि ग्राउंड से इनफाइनाइट आयोनाइजेशन, ग्राउंड से एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, अब किसी एक्साइटेड से क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। आगे बात में जो डिफरेंस क्लियर हुआ कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, तो किसी बैकग्राउंड से नहीं जाना चाहिए, किसी से नहीं जाना चाहिए। यहाँ फिर वही क्रम आती है बेटा, फर्स्ट सेपरेशन, सेकंड सेपरेशन, थर्ड सेपरेशन एनर्जी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेपरेशन एनर्जी मतलब हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जाना इनफाइनाइट है, जाना कहाँ है, ठीक है। हमसे कहा फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, तो हमने कहा कि अच्छा सेपरेशन है ना, तो एक्साइटेड से तो जाना है, जाना इनफाइनाइट में, तो फाइनल फिक्स हो गया। इनिशियल क्या है कि फर्स्ट सेपरेशन मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 2। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही, मतलब इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर अपन ना पढ़े तो भी अपना फॉर्मूला 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब हमसे कह दिया भाई फॉर्मूला खुद से बनाओ कभी, तो याद मत करने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है डेल्टा ई इक्वल टू क्या है बेटा, -13.6 z²। अब बेटा हमें पता है फाइनल तो इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन है इनफाइनाइट, इनिशियल फिक्स नहीं है बेटा, लेकिन इनिशियल वन भी नहीं है, इनिशियल वन भी, क्योंकि इनिशियल वन हो गया तब तो आयनाइजेशन होगी ना, तब क्या हो गई बेटा, आयनाइजेशन। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन बेटा, फाइंड आउट थर्ड सेपरेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+। थर्ड सेपरेशन मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ ऑर्बिट मतलब फोर्थ से कहां जाना है, इनफाइनाइट। हम तो निकाल दो कहीं तुम। नेक्स्ट वन है बेटा, फाइंड आउट द ट्रांजिशन, ये एनर्जी सोल्व करते रहना। तुम एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसका आंसर मत देखना।
हाँ रहने दे अर्जुन। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिंपल इज 15 वोल्ट। तो बेटा हमें एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब ये एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हुई बेटा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरी क्या आ गई बेटा एक्साइटेशन है। और उसने बोला फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा सेकंड ऑर्बिट। सेकंड तो मतलब आप वन से कहां जाओगे टू में। तो मुझे एक चीज पता है बेटा कि डेल्टा ई इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। फाइनल का स्क्वायर माइनस है इनिशियल। फाइनल तो आप सेकंड ऑर्बिट में गए हो क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब ऑर्बिट कौन सा हुआ सेकंड। तो आपने 1/4 माइनस 1 और सोल्व करके हमने क्या निकाल दिया इसको इतना सोल्व कर लिया। अब इसको पूरा सोल्व नहीं करते कभी जेड नहीं निकाल। अगर उसने मुझे पूछा ही नहीं सैंपल कौन है तो जेड नहीं निकालूंगा मैं। अगर वो मुझसे पूछता है आइटम कौन सा तो जेड निकालने की जरूरत है ना। कभी मत सोल्व करो इसको यहीं तक छोड़ दो क्योंकि कैलकुलेट तुमने किया तो कैलकुलेशन बढ़ती है ना। जिन्होंने किया वो कैलकुलेशन बढ़ती है ना। फिर तुमने जेड निकाला फिर जेड को रखा क्यों करा यहीं तक छोड़ दो क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा समझना है कि आगे पूछा भी तो एनर्जी है तो ये टर्म फिर कहीं काम आएगी। उठा के सीधा सीधा रख देंगे। पूछा क्या है बेटा कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वन से इनफाइनाइट में जाना। और आयोनाइजेशन एनर्जी का तो फॉर्मूला यही आता है। ये आता है कि नहीं आता। तो सीधा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड निकालने की जरूरत ही आए समझ में। फिर हमसे क्या पूछा बेटा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब क्या हो गया बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। तो फाइनल कितना है बेटा 9। तो 1/9 माइनस 1। अब बेटा इसकी वैल्यू तो मुझे पता है बाकी सीधे रख दो। आगे समझ डेल्टा ई आ जाएगा उससे क्या आ जाएगा ई हटा दोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इससे क्या होता है सोल्व नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। अगर जेड पूछे तो ही सोल्व करो वरना सोल्व है मत करो। कैलकुलेशन टाइम बचाओ क्योंकि आपने देखो जेड बड़ा गंदा सा है और ऐसे सीधा सीधा रखो कटकटा जाता है बढ़िया तरीके से। आगे समझ में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा ना तो पॉइंट बहुत जब वो एग्जैक्ट आए जरूरी फिर हमें वो लेना पड़ता है आगे पीछे वाला नंबर अप्रोक्सीमेशन जिसे बोलते हैं। फिर लेना ही क्यों अप्रोक्सीमेशन सोल्व करना ही क्यों है। अगर मुझसे हाइड्रोजन पूछे सैंपल पूछता तो जो आंसर कैलकुलेशन इस तरह से आते हैं मुझसे पूछा सैंपल कौन सा है तो जेड फिर डाटा इस तरह से दिया होता जेड नियर बाय क्या आता बेटा परफेक्ट आ रहा होता। क्लियर है। तो उसने जेड पूछना ही नहीं है तो क्यों देगा ऐसे वैल्यू। उसने कहा मैंने पूछा ही नहीं क्यों दूं तुम्हें ऐसी वैल्यू। तुमने डाटा उठा के रखना था। आगे बात में एक क्वेश्चन और है ऐसे इसे और सोल्व करके दिखाओ बेटा फटाफट करके दिखाओ स्पीडली। चलो जी नेक्स्ट वन क्या है थर्ड क्या लिखा है इसमें थर्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक थर्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम इज 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है तो थर्ड बाइंडिंग एनर्जी बोला अगले ने। तो थर्ड बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हो गया बेटा आपको थर्ड सेपरेशन एनर्जी। थर्ड सेपरेशन एनर्जी मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। मतलब इसका इनिशियल क्या है बेटा फोर्थ है और फाइनल कितना है इनफाइनाइट। अब मुझसे आइडेंटिफाई द सैंपल मतलब जेड चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए अब की बार तो जेड चाहिए। तो मुझे पता है बेटा कि इसका एन फाइनल कितना है इनफाइनाइट इनिशियल कितना है बेटा 4। तो डेल्टा ई इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इनिशियल का स्क्वायर। और जब 16 आउट किया तो जेड कितना है बेटा 4। तो आंसर बेरिलियम नहीं है बेरिलियम +3। ध्यान रहे बेरिलियम नहीं करके आना क्या करके आना बेरिलियम है +3 क्योंकि जेड 4 आते हैं वहां बेरिलियम पहले टीका मिलेगा। क्लियर है बेरिलियम +3 नहीं जाओगे तुम पहले बेरिलियम पे टिक मार जाओगे। और वो क्या करेगा बेरिलियम +3 देगा ही नहीं ऑप्शन में वो एक नन दे देगा नन ऑफ दिस ताकि याद ही ना आए किसी तरह से। बेरिलियम दे देगा लिथियम दे देगा हाइड्रोजन प्लस दे दे हाइड्रोजन दे देगा तुम कहोगे तीनों ही ना है नन। आ रही बात समझ। तो तुम क्या करोगे बेरिलियम पे टिक मारोगे उसमें देखते हैं लेकिन आंसर क्या है नन क्योंकि बेरिलियम थोड़ी बेरिलियम +3। क्लियर है और कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन क्या है ध्यान से पता नहीं सिंपल इज बेरिलियम +3 हो गया। नेक्स्ट वन सेकंड क्या पूछा है बेटा हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी वो तो हमें पता है -13.6 जेड स्क्वायर। तो इसको सोल्व ही मत करो यहीं से सीधा 16 को मल्टीप्लाई करा दो। इसकी वैल्यू तो है इसकी वैल्यू तो है हमें कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा हमसे सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा हमसे एनर्जी ऑफ
फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सेकंड टू थर्ड। तो मतलब क्या हो गया, सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड टू थर्ड एक्साइटेड, मतलब क्या हो गया, थर्ड टू फोर्थ। इनिशियल कितना है बेटा, थर्ड, फाइनल कितना है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, वेवलेंथ ऑफ इमिट फोटोन, इमिट मतलब ऊपर से आ रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट। तो वो बेटा फर्स्ट एक्साइटेड से कहां आ रहा है बेटा, ग्राउंड में, मतलब सेकंड से वन में आ रहा है। तो इसको सोल्व करने के सेकंड से वन में आ रहा है, तो बस कहानी खत्म, निकाल दो आंसर, डेल्टा ई की वैल्यू निकाल दो, उससे लेमडा आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम रिडवर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिडवर्क। क्लियर है, जब वेवलेंथ निकालने के लिए हम ज्यादा देर इस पर डिपेंडेंट है नहीं रहेंगे। क्लियर है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं, डेल्टा ई निकालते, डेल्टा ई की वैल्यू से हम लैम्डा निकाल लेते, लेकिन अपन रिडवर्क डिराइव कर लेंगे तो इतने कैलकुलेशन करने को नहीं समझेंगे। नेक्स्ट बनाता है बेटा स्पेक्ट्रम। क्या था बेटा, स्पेक्ट्रम। भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बेटा स्पेक्ट्रम की अगर अपन सिंपल से अगर डेफिनेशन बात करें कि भाई आपने स्पेक्ट्रम कभी जिंदगी में देखा है, मतलब लाइक स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि तरह से बांट देना, मतलब होता है ना कि तरह से सेपरेट कर देना। क्लियर है, आपने कभी जिंदगी में कभी स्पेक्ट्रम देखा है, सीडी में भी देखा होगा, बारिश होती है तब, रेनबो सबने देखा है, वो क्या स्पेक्ट्रम ही तो है, वो क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ नोन एज ए स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट पे अपन क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, उस लाइट में क्या होती है, 5-7 तरह की लाइट होती है, उनको सेपरेट कर देता है, क्या कर देता है, सेपरेट। आ रही बात समझ में, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट वन अपन बात करें, द पैटर्न ऑफ फोटोग्राम ऑन फिल्म नोन एज स्पेक्ट्रम। कि सर पैटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम कहां बनता है, जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, जैसे अपने पास अपन ने क्या किया बेटा, लाइट ली, इधर बना लेते हैं ऊपर ही, ये अपने पास है बेटा, अपन ने इस पे एक व्हाइट लाइट आनी थी, कौन सी लाइट आनी थी बेटा, हमें पता व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो जब इस प्रिज्म पे डालते हैं तो प्रिज्म क्या करता है बेटा, इसे सेपरेट कर देता है, क्या कर देता है, सेपरेट। सातों कलर को यहाँ पे आपको दिखने लग जाते हैं, अगर आप सामने डिस्प्ले लगा दोगे तो डिस्प्ले पे सातों कलर दिखेंगे, क्या दिखेंगे बेटा, सातों कलर। क्लियर है, तो ये जो सातों कलर का जो पैटर्न बना है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये कौन है, स्पेक्ट्रोस्कोप। और ये केमिस्ट्री क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो नेक्स्ट वन क्या हो गया बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विथ ए स्पेक्ट्रम नोन एज ए स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ध्यान रखना, जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसका दूसरा नाम होता है स्पेक्ट्रोग्राम। क्या होता है बेटा, जो स्पेक्ट्रम बना, जो फिल्म बनी, जो आपका रेनबो बनता है, उसको आप क्या बोलोगे, तो स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रोग्राम, दोनों उसी के नाम है। नेक्स्ट है बेटा, हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, एक होता है बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि सर इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब लाइट इमिट होती है, क्या होती है बेटा, इमिट, तो उससे जो फिल्म बनेगी वो इमिशन स्पेक्ट्रम है, और जो एब्जॉर्प्शन से बनेगी वो क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि सर इमिशन कैसे है, जैसे अपने पास जैसे सन है, सन से जो लाइट आती है वो सन इमिट करता है, क्या करता है, इमिट करता है। जो बल्ब है वो लाइट क्या करता है, इमिट करता है। आपने कभी देखा होगा जो लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, क्लियर है, शुरुआत में जब गर्म करने के बाद उसको आप एकदम लाते हो, एकदम लोहे को गर्म करके, रेड हॉट कोई मेटल है, तो वो क्या करते हैं, लाल हो जाता है, वो एनर्जी उसके पास जो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, एनर्जी क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। हमारी बात सुने, इसी तरह से जब हाइड्रोजन कोई भी एटम है उसमें हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में जाते हैं तो भी एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। तो मैं एमिट वालों अपना सिलेबस में इमिशन स्पेक्ट्रम ही है। क्लियर, तो ऊपर से नीचे आएगा तो इमिट करेगा, नीचे से और ऊपर, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो इमिशन समझ में, ऊपर से नीचे आना, एनर्जी अपने आप रिलीज करेगा, या फिर जो अपने सन है, बल्ब है, ये सब क्या बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम है। क्लियर है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो गया, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, सोर्स क्या है बेटा, सन, बल्ब, डिस्चार्ज ट्यूब, एनी हीटिंग ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए प्रिज्म। इसको क्या करते हैं भाई, जैसे हमारी बल्ब से जो लाइट आ रही है उसको अगर किसी प्रिज्म पे डालें, तो प्रिज्म पे डालने के बाद में क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम बनता है सामने, उससे हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। बोलो कोई दिक्कत है। इट मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इट मे बी, सर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है ना, तो इस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के डिफरेंस को अपन समझते हैं एक बार, तो इसके लिए मदद लेते हैं पिक्चर्स की।
जा भाई। जो बेटा ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम ये कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कि सर कंटिन्यूअस इन द सेंस कि अगर अपन इसमें लाइट देखोगे तो सारी लाइट आ रही है एकदम एक लाइन में, किसमें बेटा है कि लाइन में। बोलो कोई दिक्कत है? देखो एक भी देखो यहाँ लाल कलर आ रहा है, ये गायब हो उससे पहले पहले देखो थोड़ा येलो शुरू हो गया, ये ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज खत्म होने से पहले पहले येलो आ गया बेटा, और वो खत्म हो रहा है उससे पहले पहले क्या आ गया बेटा, ग्रीन। तो मतलब एक कलर खत्म हो रहा है उससे पहले दूसरा कलर आ जाता है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस होना। इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। में बेटा क्या हो गया, जैसे आपके पास ये तो ये जैसे ये वाला हो गया, जैसे एक लाइट गायब होगी बीच में, एक लाइट क्या होगी बेटा बीच में गायब, इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, एक लाइट आई बीच में कुछ दिखाई नहीं, फिर चला फिर देखो बीच में गैप आ गया ना, ये डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है बेटा, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ में आया। तो जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कैसे बात करते हैं, क्लियर है? तो आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए इमिशन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बोथ, दोनों का हो सकता है, वो तो बात करेंगे ना अलग अलग कंडीशन में। आ रही बात में? तो अगर अपन बात करें कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे बात करें कि भाई सर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे हो सकता है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तब होगा जब कोई व्हाइट लाइट आए। कौन सी लाइट आए, व्हाइट लाइट, जिसके पास सातों कलर हो, जिसके पास क्या हो बेटा, वही देगी कंटिन्यूअस। तो उसके पास सारे कलर होंगे तो सारे के सारे क्या होगी बेटा, रेंज होगी। तो जो कोई व्हाइट लाइट, मतलब व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, तो व्हाइट लाइट के सोर्स कौन है, सन, बल्ब या फिर हीटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, व्हाइट लाइट के सोर्स है, किसके सोर्स है, बाय पासिंग थ्रू प्रिज्म। इसको किसी प्रिज्म से क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे। तो एक व्हाइट लाइट आई बेटा, इमिटेड व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म पे डाला, जैसे प्रिज्म पे डाला इसने क्या किया बेटा इसको, और हमने क्या किया बेटा, इसको ऑब्जर्व किया। तो जो यहाँ स्पेक्ट्रम बना बेटा, क्लियर है, उस स्पेक्ट्रम को पैटर्न को अगर अपन देखें तो इस तरह से आता है विबग्योर। क्या आता है बेटा, विबग्योर। तो सातों कलर हमें सारे के सारे दिखेंगे, एक भी कलर मिस नहीं होगा, एकदम लाइन वाइज। तो कैसा स्पेक्ट्रम आया, कंटिन्यूअस। जो रेनबो दिखता है उसमें बीच में कहीं गैप थोड़ी दिखता है, जहां से बनना स्टार्ट हुआ जहां तक वो बना बीच में कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस, क्लियर है। अब रेड कलर का क्या हुआ बेटा, डेविएशन क्या है बेटा, सबसे कम है, जबकि वॉयलेट का सबसे ज्यादा है। तो रेड लाइट पे रेड लाइट यूज करते हैं, समझ में आ गया होगा, क्लियर है, एकदम डेविएट नहीं होते। वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा, प्लस डेविएशन नहीं करती। क्या नहीं करती बेटा, डेविएशन नहीं करती। हमें जहां एकदम परफेक्ट, जहां तो डेविएशन नहीं होगा ज्यादा दूर तक हमें, वरना हमें रेड लाइट की क्या, जैसे अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उस पर रेड लाइट लगा रखी होती है ताकि बिल्डिंग एक्चुअल लोकेशन दिखती है। भाई हमें तुम कह सर रेड लाइट डेविएशन क्या होगी, तुम्हें तो 200 मीटर से रेड लाइट दिखती है ना, उससे पहले सड़क मुड़ जाती है। आपको प्लेन आ रहा है उसको बहुत दूर से रेड लाइट देखनी है, उसको तो बहुत ऊपर से देख रहा है वो, तो उसे बिल्डिंग की सही लोकेशन पता होनी चाहिए ना। अब मान लो वो डेविएट हो गई तो उसे लगेगा बिल्डिंग इधर है, वो बिल्डिंग में ठोक देगा। ठीक है, डेविएशन नहीं होना चाहिए, लाइट सीधी चले, कैसे चले, सीधी। आगे बात समझ में। अब बेटा ये तो हो गया अपना नॉर्मल स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम था, कौन सा था बेटा। अब डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइन, क्या होता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम। इस लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि एटम दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं, एटम। और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम है। हाइड्रोजन क्या है कि, क्योंकि हमें तो पढ़ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, तो वो कई बार इसको लाइन स्पेक्ट्रम लिख देता है, कई बार एटॉमिक लिख देता है, कई बार हाइड्रोजन। भाई अपने सिलेबस में तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो लेकिन हाइड्रोजन है तो एक एटम, एटम का स्पेक्ट्रम है तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और एटम के स्पेक्ट्रम की जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। उन्हें क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें हीलियम प्लस का भी स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम है, क्या है बेटा, एटम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज नोन एज ए लाइन स्पेक्ट्रम। इट कंटेन, क्या लिखा है सर, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस। इसमें क्या होती है बेटा, लाइंस दिखती है, जैसे अभी तुम्हें कंटिन्यूस दिखा है उसमें सब दिख रहा था, लेकिन इसमें तो लाइंस दिखती है। क्या दिखती है, इससे लाइंस दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब कैसे, ऐसे पॉसिबल कैसे है कि भाई सिर्फ लाइंस दिखे। तो जैसे अगर मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्थ ऑर्बिट से ला रहा हूँ बेटा, कौन सी ऑर्बिट से ला रहा हूँ बेटा, फोर्थ से वन में ला रहा हूँ, तो मैंने उसको मना नहीं किया चाहे जैसे आजा। एक एटम इलेक्ट्रॉन नहीं, मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। तो मैंने कहा भाई सब के सब अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आओ,
तो ऊपर से नीचे आएगा तभी इमिट है, वरना तो इमिट ही नहीं। और मुझे क्या पढ़ना है? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ना है? इमिशन स्पेक्ट्रम। नीचे से ऊपर जाना नहीं है बेटा ना। तो अगर वो एक तो हो सकता है वो 4 से 1 में आ जाए। हमें पता है हाइड्रोजन के लिए इसकी एनर्जी -13.6 है, इसकी एनर्जी कितनी है? -3.4, इसकी एनर्जी -1 है और इसकी एनर्जी -0.85। तो अब इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितने का डिफरेंस है? 13.6 का। हाँ तो बताओ, फटाफट बताओ कितने का डिफरेंस है। चलो ये बता दो पहले, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 12.75। किसका? 4 से 1 तो बताओ ना, तो वही तो लिखा है। और 2 से 1 किसका है बेटा? 2 से 1 में कितना 10 पॉइंट है? 3 से 1 का यहाँ लिखा होगा, देख लो। बोलो कोई दिक्कत है? अब थोड़ा ध्यान से, अब देखो बेटा, हमें पर जैसे मैं 4 से 1 में आने दे रहा हूँ, तो जब वो 4 से 1 में आया तो उसने 12.75 की एनर्जी रिलीज की। फिर वो उसने थर्ड से 1 में आया तो 12.09 की, और वो सेकंड से 1 में आया तो 10.2 की। हो सकता है वो उससे ऊपर आया तो 13.06 की। यही लाइट उसने रिलीज की, मतलब इसी एनर्जी की वेवलेंथ अब जो रिलीज करेगा वो। बीच की लाइट कहाँ है? वो तो रिलीज ही नहीं हुई, वो तो रिलीज ही नहीं, तो दिखेगी कहां से? जब रिलीज ही नहीं हुई तो भाई स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो स्पेक्ट्रम में आएगी कहां से? किससे आएगी नहीं भैया। ये वाली 10.3 की लाइट कहीं से आएगी नहीं। जब आएगी नहीं तो वहां पे क्या दिखेगा बेटा? डार्क स्पॉट। भाई हमें तो जो लाइट हमने प्रिज्म पे डाली, प्रिज्म पे जो जो आई, प्रिज्म ने उसको वहां उसको पैटर्न में बना दिया। अब कोई लाइट आया नहीं तो उसकी जगह तो खाली है ना। मैं प्रेरणा जब नहीं आती तो उसकी सीट खाली रहती, कोई बैठता थोड़ी है उस पर, खाली पड़ी रहती है, सब डरते हैं ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये सिंपल सी कहानी, जो जगह आपकी खाली रहेगी वो बेटा हमेशा क्या रहेगी बेटा? खाली। तो उससे क्या बन जाएगा बेटा? एक क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूअस नेचर। क्या बन जाएगा? और एक लाइन से क्यों बन रही है? क्योंकि बेटा कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ ही। तो ये लाइन से पैटर्न आए तो हमने नाम क्या रख दिया? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या रख दिया? लाइन स्पेक्ट्रम। अपने तो यही सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो पढ़ना है, पर अपने नॉलेज तो सबका होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट में आता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, मोलिक्यूल का होता है। कैसा होता है? मतलब अभी एक एटम की तो लाइन आ रही थी, एक से ज्यादा मोलिक्यूल होंगे तो एक जगह बहुत सारी एनर्जी आएंगी, तो वो क्या दिखेगा? बैंड सा दिखेगा। क्या दिखेगा? बैंड सा। और बैंड सा दिखा तो हमने क्या नाम रख दिया? बैंड स्पेक्ट्रम। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके बैंड स्पेक्ट्रम, जैसे H2O का क्या आएगा? बैंड स्पेक्ट्रम। H2 का बैंड स्पेक्ट्रम, H2 का, CO का, N2 का, हीलियम का लाइन, नियोन का लाइन। बोलो कोई दिक्कत है? ये थे बेटा हमारे पास क्या हो गया, हमने इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा। इमिशन दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन दिखाता है बेटा? आएगा तो नहीं, अपन पढ़ेंगे हीलियम प्लस का। हम वन क्या पढ़ेंगे? वन सिस्टम को। स्पेक्ट्रम तो हीलियम का भी आएगा ना, पर अपन पढ़ेंगे किसको? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। अपने सिलेबस में वन है ना, क्लियर है? अब जब पर बात करें तो लाइंस हमने क्या पढ़ा? इमिशन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस किसका आता है? व्हाइट लाइट का। डिसकंटिन्यूअस किसका आता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, उसमें अगर एटम हो तो लाइन आएंगे और मॉलिक्यूल हुआ तो बैंड आएंगे। अब आता है एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है। किसमें जाता है? अब इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी चीज खासियत है कि इलेक्ट्रॉन लालची नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? ना ये कम बर्दाश्त करता ना ज्यादा को। क्लियर? एकदम सिद्धांतवादी होता है। क्लियर है? मतलब इसे कम एनर्जी भी बर्दाश्त नहीं और ज्यादा भी एनर्जी बर्दाश्त है नहीं है। आप इसे कम एनर्जी दोगे तब भी नहीं मानेगा, ज्यादा दोगे तब भी नहीं मानोगे। अगर अपन सिंपल सी कहानी है कि इसी का वो कहें कि भाई इसी का है, यहाँ से इसका एक से आप गाड़ी दे दी बेटा, उस गाड़ी में ब्रेक ब्रेक नहीं है, वो गाड़ी पेट्रोल खत्म होने पे रुकती है। क्लियर है? तो इसी का यहाँ से ए से शुरू हुई, इससे किसी गांव बी में जाना है, आगे कोई गांव सी है, तो गांव बी 100 किलोमीटर है और गांव सी 150 किलोमीटर है, बीच में जानवर रहते हैं। क्लियर है? तो अगर बीच में कहीं गाड़ी रुकी तो उसे मार देंगे। गांव में वो घुसते नहीं है, ऐसा रूल्स है ना। तो और इसी गाड़ी की क्या कंडीशन है? पेट्रोल खत्म होने पे ही रुकती है, गेट भी तभी खुलते हैं। क्लियर है? तो पहले क्या होता है ना, गेट से गाड़ी रुकेगी तभी, वरना जब क्या होंगे? पेट्रोल खत्म। हाँ
क्लियर है? अब पेट्रोल खत्म होते है इसी गाड़ी के गेट पर, पेट्रोल खत्म होते गाड़ी के गेट खुल जाएंगे, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि वैसे खुलेंगे नहीं, ठीक है? ऐसे ये कह दे कि सर बीच में रुक जाए, क्या टेंशन है, गेट तो रुके हुए हैं, जानवर मेरे को कैसे खाएंगे? तो अब सिंपल सी कहानी, अगर अपन इसको इसी को कहेंगे भाई तेरी गाड़ी में हमने 99 किलोमीटर का तेल भरवा रखा है, चली जा, कहीं जाना पसंद करेगी कि नहीं सर, वो तो गांव से पहले रुक जाऊंगी। हमने कहा कि तेरे को 102 किलोमीटर का भरवा देते हैं, तो कहेगा तब भी दिक्कत, अगला गांव तो क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्या डिमांड करेगी, या तो 100 किलोमीटर का तेल भरवाओ या फिर 150 का, बीच में नहीं चलेगा, बीच में। तो इसी तरह अपना जो एटम है बेटा वो भी बहुत फिक्स है, कि सर बहुत फिक्स है, इसका मतलब हमें पता है एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे ऊपर कितना है बेटा, माइनस से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10.2 का, 12 पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन को हमने कहा कि 10.1 एनर्जी देते चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को हमने जिससे फोटोन दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसको मैंने 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को फोटोन दिया, इसने लिया, वापस इमिट कर देगा, लेकिन कहीं नहीं जाएगा। उसे पता बीच में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इसे तो ऑर्बिट से ऑर्बिट में जाना है, और इसे पता है यहाँ से यहाँ जाने में 10.2 चाहिए, कितने चाहिए, बीच में जाने का क्या मतलब है, बहुत जैसे होता है ना सिद्धांतवादी है, मतलब ऐसा अगर आप कहोगे कि 10.3 दे देंगे, यहाँ रुक जाना, बाकी एनर्जी तेरी, तो उसे पता रुक नहीं सकता, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर भी कुछ नहीं है। अगर आपने इसे 10.3 वोल्ट का फोटोन दिया, उसका भी कुछ नहीं करेगा। इसे कितना चाहिए बेटा, 10.2, जैसे इसे 10.2 का मिलेगा चला जाएगा, वरना आप एनर्जी दो, वापस इमिट कर देगा वैसी की वैसी, और अपनी जगह से नहीं लेगा, मतलब एक तरह से उसने ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब ही नहीं की, ये वाली सिचुएशन है। डाला कुछ नहीं, बस निकलने देगा साइड से, इग्नोर, जैसे 10.2 की मिली निकल जाएगा, या फिर 12.09 की दे दो सीधी, लेकिन उसके अलावा किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब है, हमने पहले पढ़ लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, दूसरा एब्जॉर्ब भी उसी को करेगा बेटा जो इसको आगे एकदम फिक्स है एनर्जी को, ना कम को ना ज्यादा को। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा खासियत है। तो अब इस खासियत का यूज क्या है हमारे सामने, कि अपन क्या करते हैं बेटा, कि जैसे मैंने सोडियम है, जैसे अपन एग्जाम्पल लिया, सारे याद करने की जरूरत नहीं, कि जो सोडियम की वेपर होती है ना बेटा, उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के लिए येलो कलर वाली लाइट की एनर्जी चाहिए। एग्जांपल के लिए समझाने के लिए कि कौन सी एनर्जी चाहिए बेटा, येलो कलर। जैसे उसे येलो कलर की एनर्जी मिलती है, उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां चला जाता है बेटा, और उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी कितनी लाइट डाल दो, उन्हें भाई साहब देखता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। तो इससे सिर्फ येलो से मतलब है, ना उससे ज्यादा वाले से ना कम वाले से। क्यों? क्योंकि सिद्धांतवादी परफेक्ट एनर्जी लेता है। तो हमने क्या किया बेटा, एक सोडियम की वेपर ली, क्या ली बेटा, एक सोडियम की वेपर यहाँ पे ले ली, यहां से हमने व्हाइट लाइट को आने दिया, व्हाइट लाइट में सारे कलर है, तो ये तो इमिटेड लाइट, व्हाइट लाइट तो हमेशा कहाँ आती है, इमिटेड। लेकिन जब मैंने इसमें से निकाला, तो उस लाइट में से येलो कलर को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सारी को जाने देगा। तो जो ये लाइट बाहर आई, क्या इसे मैं एब्जॉर्ब लाइट नहीं बोलूंगा, कि ये तो एब्जॉर्ब होगी, भाई एक तरह से झूठा होगी, बोलो कोई दिक्कत है? वैसे रोटी खा ली, इसमें से कुछ पार्ट खा लिया ना भाई, तुम यहाँ पे कुछ सब्जी पड़ी है, तुमने उसमें से कुछ खा लिया, तो अपन क्या कहेंगे, झूठा कर दिया भाई, पनीर पनीर क्लियर है। तो वो क्या हो गया बेटा, एक तरह से लाइट क्या होगी बेटा, इसे हम एब्जॉर्ब लाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब इस लाइट को जब हम प्रिज्म पे डालेंगे, तो वो येलो लाइट तो वो खा गया, तो दिखेगी क्या, मिसिंग होगी, और मिसिंग होगी तो वहां पे क्या आएगा बेटा, एक बैंड आएगा बेटा, एक डार्क बैंड आएगा। हमारी बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है। तो हमसे कोई कहे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर येलो कलर नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है, येलो। जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो नहीं दिखेगा। कैसा बना बेटा, डिसकंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस। अब तुम्हारे मन में तो इतना ही बनता, अरे पैटर्न बनता बहुत लंबा चलता रहता है, रेड 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 इस तरह से है ना, बहुत लंबा पैटर्न होता है, बहुत लंबा क्या होता है पैटर्न। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? तो ये सारी लाइन वही है जो अभी मैंने बोली थी। आगे बात समझ में? तो शायद टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, 9:14 ही हुए ना, तभी तो टाइम है, फिर 15 मिनट है। तो स्टार्ट करते हैं। रिडबर्ग इक्वेशन किसकी बात करते हैं बेटा, रिडबर्ग इक्वेशन। जो रिडबर्ग इक्वेशन कुछ नहीं, अपनी वाली एनर्जी वाली इक्वेशन को पलटना है, अपने एनर्जी की इक्वेशन को क्या करना है बेटा, पलटना है। अब जो पलटते समय इसको जो ध्यान से अगर अपन बात करें कि बेटा डेल्टा ई की मैंने मोड लगाया, क्या लगाया बेटा, मोड। किस तरह आपने मोड क्यों लगाया, तो सिंपल सी कहानी, अपन ने मोड इसलिए लगाया कि बेटा हमें वेवलेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, वो लैम्डा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है। लेकिन इसका एक बार जेई में क्वेश्चन आया मेंस में,
और उसमें रेडबर्ग कांस्टेंट को उसने नेगेटिव माना। क्या माना? तो मेंस वाले कुछ भी करते रहते हैं, इनकी ज्यादा भरोसा लेने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि एनसीईआरटी कहती है रेडबर्ग कांस्टेंट नेगेटिव थोड़ी है, कहीं नेगेटिव नहीं। अब उन्होंने इसको सोल्व, उन्होंने क्या किया, इसमें डेल्टा ई को मोड नहीं माना। मोड नहीं माना तो यहाँ पे साइन कैसा रहेगा बेटा? नेगेटिव। अभी लास्ट में सोल्व कराता हूँ मैं इसको ना, उन्होंने कैसे सोचा, लेकिन उनकी सोच है। क्लियर है? हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं, अपने को तो सिंपल सिखानी है कि उनके ये चीज, जैसे इस बार इन्होंने ज्यादा गलतियां की ऐसी। तो नेक्स्ट इस बार, ये पिछली बार की उन्होंने 1-2 साल पहले की थी गलती, फिर भी बहुत सारी गलती है। दो नहीं, कई क्वेश्चन ड्रॉप करने की बात है उनकी, किए नहीं उन्होंने। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टा ई के बारे में। तो देखो डेल्टा ई क्या है बेटा, हमें पता है 10.6 जेड स्क्वायर फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल। अगर मैं मॉड लूं तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि मुझे डिफरेंस देखा है। क्या देखा है? और मुझे पता है डेल्टा ई क्या होता है बेटा, एच अपॉन ए लेमडा। तो क्योंकि अगर मैं एनर्जी मानू भाई 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई, तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो है, तो मैं लिख दिया एच अपॉन लेमडा। अब मुझे पता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या मैं इसे जूल में कन्वर्ट कर दूं, ई की वैल्यू रख दूं? ये टर्म किस में आ गई बेटा? जूल में। और एच का मैंने इधर डिवाइड कर दिया, एच का किससे डिवाइड कर दिया? डिवाइड। अब ये जूल में आएगा, ये जूल में आएगा, सब कटेगा, ये सारा है तो कांस्टेंट ही ना। तो इस 1 अपॉन लेमडा किसके इक्वल हो गया? इसको हमने लिख दिया आर एच। क्या लिख दिया? आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट। थोड़ा नीचे करते हुए लिख देना से आर एच। ये क्या हो गया? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या लिख दिया? किस तरह इसको बहुत बार आर लिखा रहता है, वो अपन इसलिए नहीं लिख रहे, दो हो जाएंगे ना, गैस कांस्टेंट और ये दोनों के दोनों आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? गैस कांस्टेंट भी आर है, तो हमने रिडबर्ग कांस्टेंट को आर लिख दें तो दोनों कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो इसलिए अपन इसको क्या लिख दिया? आर एच। क्या लिख दिया? आर एच। एच वैसे प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो बेटा म्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, म्यू बार क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन लेमडा, मतलब क्या हो गया बेटा? वेव नंबर। तो वेव नंबर किसके इक्वल है? 1 अपॉन लेमडा। तो अब बस फॉर्मूला वही है, एनर्जी का क्या लिख दो बेटा? वेव नंबर या 1 अपॉन लेमडा, रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन ध्यान रहे बेटा, अभी भी हमने सोल्व कहां से किया? ऊपर से नीचे वालों के लिए वेवलेंथ रिलीज कर रहे हैं। अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने को जो पढ़ना है वो कहाँ है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वालों का नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उसके लिए फिर आंसर उल्टा करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब बेटा मुझे पता है, अगर मुझे कभी वेव फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? सी अपॉन लेमडा। तो कभी भी सोल्व मत करो इसे, सीधा सी से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा क्या कर दो? अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो लेमडा निकालने की भी जरूरत है, हो जाती गलती बेटा, अपन क्या करते हैं? लेमडा निकालते फिर सोल्व करते हैं। अरे क्यों कर रहे? सीधा सी से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि लेमडा निकालने के लिए तुझे फिर उल्टा करना पड़ता है। सीधा सी से एनर्जी, अगर आपको एनर्जी निकालनी है लेमडा से, तो ऐसी, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा? 1.09678 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ध्यान रहे, सेंटीमीटर इनवर्स में अलग होगी, तो इसको मैं 1.09 को 1.1 लिख दूं, नियर बाय सेम ही है। 1.09 क्या है बेटा? 1 इंटू 10 की पावर 7 है मीटर इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? क्या? 1/911? वो बेटा एंगस्ट्रॉन में लिखा है। हाँ तो 1/RH की वैल्यू है ना। ठीक है, कोई ना, RH की नहीं, उसने समझने के लिए अपने हिसाब से लिखा होगा। भाई 1/RH की वैल्यू क्या होती है? 911 एंगस्ट्रॉन। भाई आप इसको सीधा सोल्व कर सकते हो आगे से। भाई आपको पता है RH क्या है? 1.1 न्यूटन की पावर 7 मीटर इनवर्स है। और हमें पता है, हमें तो क्या है बेटा, अगर लेमडा निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो RH तो नीचे जाएगा। तो 1/RH क्या है? 911। आगे बात सुने। अब बेटा वही है, फॉर द ट्रांजिशन ऑफ थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब जेड की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो 1 अपॉन लेमडा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन, फाइनल कितना है बेटा? 1। इनिशियल कितना है? 3। सोल्व कर दो, लेमडा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कल अपन पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो कल ये मोस्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन मतलब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। परसों क्लास के अंदर अपन क्वांटम पढ़ेंगे इसका, जो क्वांटिकल वाला पार्ट है। ठीक है?